जरा सोचिए, 5000 साल का लंबा इतिहास और उसे समेटना है सिर्फ 5 मिनट में। सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना। पर चलिए, आज यही कोशिश करते हैं। भारत के शानदार अतीत के पन्नों को तेजी से पलटते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो भारत की कहानी शुरू होती है एक अनसुलझे रहस्य से। आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी में एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से, कह सकते हैं, मीलों आगे थी। उनके शहर एकदम योजना से बसे थे, सड़कें पक्की थीं, पर एक चीज थी जो आज तक हम समझ नहीं पाए, और वो है उनकी भाषा। उनकी लिखावट, उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक पहेली है। चलिए, अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, प्राचीन नींव। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे शहर और बस्तियां एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद बने। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिंधु घाटी के बाद आया वैदिक काल, वो समय जिसने हमें वेद और उपनिषद दिए, जो आज भी भारतीय दर्शन का आधार हैं। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। और फिर आया एक ऐसा राजा जिसने इन बिखरे हुए राज्यों को एक धागे में पिरो दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश में एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने जंग के मैदान में खून खराबा देखने के बाद शांति का रास्ता चुन लिया। वो थे अशोक महान। कहते हैं कि कलिंग की लड़ाई में हुई मारकाट ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी, बौद्ध धर्म अपना लिया और तलवार की जगह धम्म यानी नैतिकता और शांति के संदेश को दूर दूर तक फैलाया। अब हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां एक तरफ तो कला और विज्ञान अपनी बुलंदियों पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई ताकत दस्तक दे रही थी। ये है भाग 2, स्वर्ण युग और सल्तनतें। आखिर गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिखे और अजंता की गुफाओं में वो शानदार चित्रकारी की गई। ये वाकई ज्ञान और कला का एक सुनहरा दौर था। लेकिन देखिए, इतिहास की यही तो खासियत है, वो कभी एक जगह नहीं ठहरता। मध्य एशिया से आए तुर्क हमलावरों ने भारत का सियासी नक्शा ही बदल दिया। अब ताकत का जो केंद्र था वो गंगा के मैदानों से खिसककर दिल्ली पहुंच गया था, और दिल्ली आने वाली कई सदियों तक भारत की राजधानी बनी रही। तो अगले 300 सालों तक दिल्ली पर एक के बाद एक कई राजवंशों का राज रहा, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, गुलाम, खिलजी और तुगलक जैसे वंशों ने न सिर्फ राज किया, बल्कि भारत में एक मिली-जुली इंडो इस्लामिक संस्कृति की नींव भी रखी। चलिए, अब उस दौर में चलते हैं जिसे भारत की शानो शौकत का शिखर माना जाता है, मुगल काल। लेकिन इसी चमक दमक के बीच समंदर के रास्ते एक नई शक्ति भी धीरे धीरे अपने पैर जमा रही थी, जो भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिल्ली सल्तनत की राख पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव तो रखी, लेकिन इस साम्राज्य को असल बुलंदी दी अकबर ने। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने सभी धर्मों को इज्जत दी, एक मजबूत सरकारी ढांचा बनाया और कला को इतना बढ़ावा दिया कि एक नई इंडो फारसी संस्कृति ही पैदा हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। बड़े से बड़े साम्राज्य भी हमेशा नहीं टिकते। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, और जब दिल्ली की गद्दी कमजोर हुई तो इस खाली जगह को भरने के लिए कई ताकतें आगे आईं, पर बाजी कोई और ही मार गया। और ये नए खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि यूरोप से आए व्यापारी थे। जैसा ये टाइमलाइन दिखा रही है, पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सब आए। कहने को तो ये मसाले का व्यापार करने आए थे, पर असल में इनकी नज़रें भारत की दौलत और ज़मीन पर टिकी थीं। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से में पहुंच गए हैं, राज और आज़ादी की लड़ाई। ये वो दौर है जब एक ट्रेडिंग कंपनी एक साम्राज्य बन गई और भारत ने अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल जंग लड़ी। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो लोग सिर्फ मसाले खरीदने आए थे, वो इस इतने बड़े मुल्क के मालिक कैसे बन बैठे? ये कहानी है चालाकी की, फूट डालो और राज करो की नीति की, और भारत के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की। ये सब शुरू हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई से, जहां अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया
और बस इसके बाद अगले 100 सालों में एक-एक करके उन्होंने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 में भारतीयों ने एक जबरदस्त बगावत की, पर उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के राज में आ गया, और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश राज। 1857 का वो विद्रोह, वो सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, वो पूरे देश के दिल में सुलग रही आग थी। भले ही ये बगावत नाकाम रही, पर इसने आज़ादी की वो चिंगारी जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। इसने पहली बार हिंदुस्तानियों को एक देश के तौर पर एक साथ खड़ा कर दिया था। और इसी आग ने दशकों तक चलने वाली आज़ादी की लड़ाई को हवा दी। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से लेकर भगत सिंह की क्रांति तक और सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे तक लाखों लाखों लोगों ने इस जंग में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। सैकड़ों साल की गुलामी, अनगिनत कुर्बानियां और फिर जाकर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। ये एक नए दौर की सुबह थी। तो 5000 सालों के इस उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद आज भारत कहाँ है और यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होगा? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, भारत की कहानी हमेशा की तरह दिलचस्प, जटिल और प्रेरणा देने वाली बनी रहेगी।